Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 14 lectures of MTH 324 Complex Analysis. हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्री फंक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इन द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में हमने साइन फंक्शन, कॉस फंक्शंस, टेंजेंट फंक्शंस और इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं इन डिटेल्स और इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं हम। सेम केस में अगर हम इनकी जर्नलाइजेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम में देखें तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस बनेंगे। तो नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस डिफाइन करेंगे और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिस तरह हम कैलकुलस में करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हैं कि उसमें हमने क्या कुछ स्टडी किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन कैसे होते हैं और इन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के हवाले से कैसे यूज करेंगे। देन हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए लैपलास इक्वेशन स्टडी की थी और लैपलास इक्वेशंस को जो फंक्शन सेटिस्फाइड करते हैं उनको हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं और हार्मोनिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हमने इन्वेस्टिगेट की थी। देन हमने एनालिटिक फंक्शंस को कनेक्ट किया था हार्मोनिक फंक्शंस के साथ कि अगर आपको u फंक्शन हार्मोनिक गिवन हो तो आप एक कोरस्पॉन्डिंग v फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं विच इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, और एट द एंड आप u और v को यूज करके एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू था। हमारा आज का टॉपिक जो है ये एलिमेंट्री फंक्शंस पे है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की। अब एलिमेंट्री फंक्शन में आज हम फोकस करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे और कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस पे, और अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे जनरलाइज किए जाते हैं और फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस की कॉम्प्लेक्स में जनरलाइजेशन क्या होती है। तो स्टार्ट हम करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा। दिस इज डिफाइंड एज e पावर z इज इक्वल टू e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x sin y। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फर्दर प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे। रिकॉल करें कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास e पावर x होता है एंड दिस इज वेरी स्मूथ फंक्शन बिकॉज ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, इसकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है, बट ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। सेम केस में हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इससे पहले इन्वेस्टिगेट किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसका रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिफरेंस ये है कि ये फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन है, जबकि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पीरियोडिक नहीं है। सबसे पहले हम नोट करें कि क्या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। तो बाय डेफिनेशन आप ऑब्जर्व करें कि
जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लेते हैं। स्टार्ट में हमने देखा था कि अगर y को 0 लिया जाए तो z हमारे पास x हो जाता है, मीन z रियल में कन्वर्ट हो जाता है। सो अब हम देखते हैं कि सेम सब्स्टिट्यूशन करके क्या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन करें, लेट y इज इक्वल टू 0, तो e पावर z इज इक्वल टू e पावर x cos 0 प्लस आयोटा e पावर x sin 0। sin 0 0 के इक्वल, cos 0 1, सो दिस इज e पावर x। तो ये रिलेशन शो करता है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है अगर z को हम रियल एज्यूम करें। सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द जनरलाइजेशन ऑफ रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट हमने जैसे देखा कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव फंक्शन इटसेल्फ आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम में ये देखते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव भी e पावर z आता है या नहीं आता। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है द फंक्शन e पावर z दैट इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंटायर एवरीवेयर एनालिटिक है। और फर्दर ये कि अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो e पावर z का डेरिवेटिव e पावर z ही आता है। सो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू e पावर z। अब इंटायर प्रूव करने के लिए आपने इसको एवरीवेयर डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम कॉशीज रीमान इक्वेशन यूज करते हैं। तो f ऑफ z को एज्यूम कर लेते हैं u प्लस आयोटा v, और e पावर z की डेफिनेशन e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x साइन ऑफ y। यहां से u की वैल्यू e पावर x cos y और v की वैल्यू e पावर x साइन y। कॉशीज रीमान इक्वेशन चेक करने के लिए u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें, विच इज ex cos y, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करें, विच इज माइनस e पावर x साइन ऑफ y। सिमिलरली v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें, विच इज e पावर x साइन y, एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करें तो e पावर x इंटू कॉज ऑफ y। अब यहां पे ऑब्जर्व करें कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x v के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के इक्वल है, दैट इज ux इक्वल है vy के। एंड इसी तरह uy देखें तो ये नेगेटिव ऑफ vx के इक्वल आ रहा है, सो uy इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ vx। तो u और v CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या u v और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं एवरीवेयर। नोट करें कि u फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं है, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। v भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। ux भी इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड है, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। vx is also continuous. Similarly, uy and vy are continuous everywhere. So u and its partial derivatives are continuous. Further, these functions satisfies CR equations. Therefore, we can say that f of z, which is e power z, is
differentiable everywhere, right? It means e power z is an entire function. अब नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है. इसके लिए रिलेशन यूज करें जो इंटायर फंक्शंस के डेरिवेटिव का है. एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स. तो यू एक्स हमारे पास यहाँ पे ई पावर एक्स कॉज वाई के इक्वल है. सो दिस इज ई पावर एक्स कॉज ऑफ वाई प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन वाई, और अगेन ये ई पावर जेड के इक्वल है. सो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर जेड इज ई पावर जेड. तो ये इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ था कि ई पावर जेड इंटायर फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, और ई पावर जेड का डेरिवेटिव ई पावर जेड है. अब नोट करें, अगर हमें ये कहा जाए कि ई पावर जेड स्क्वायर से -1 का डेरिवेटिव फाइंड करें, क्या होगा? तो इस पे हम जस्ट ये प्रॉपर्टी यूज करें कि ई पावर जेड स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव लें, तो जेड स्क्वायर -1 को एज ए जेड ट्रीट करें, तो ई पावर जेड का डेरिवेटिव ई पावर जेड ही होगा. एंड देन डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे जेड स्क्वायर -1 का, which is e power z square -1. एंड इन फैक्ट पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव हमने कॉम्प्लेक्स में स्टडी किए हैं कि z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0. सो दिस इज 2z e पावर z स्क्वायर -1. इस तरह आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कोई पावर गिवन हो तो इस टाइप की टर्म्स का भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम शो करेंगे कि ई पावर जेड 1 के इक्वल कब होता है. तो इसके लिए स्टेटमेंट है कि शो दैट ई पावर जेड इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा फॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन. इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कैलकुलस में एक प्रॉब्लम स्टडी करें कि से एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू -6 कब होता है. x की वैल्यू फाइंड आउट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, राइट. तो आप जानते हैं कि इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं. तो यहाँ से आपके पास x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मींस रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं. सिमिलरली अब ये आपको एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई है e पावर z इक्वल टू 1. आपने देखना यह है कि ये इसके रूट्स क्या आएंगे, वो कौन सी वैल्यूज होंगी z जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. नोट करें कि रियल में अगर हम e पावर x इक्वल टू 1 लें तो कितने रियल नंबर ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो e पावर 0 ये 1 के इक्वल है, 1 इक्वल टू 1. सो एक तो हम ये कह सकते हैं x इक्वल टू 0. अब जरा ये सोचिए कि इसके अलावा 0 के अलावा कोई नंबर ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना रियल में अदर देन दिस मेथड कॉम्प्लिकेटेड है. सो इसके लिए हम नॉर्मली जो एनालिटिक टेक्निक्स हमारे पास कैलकुलस में है वो हम अप्लाई नहीं करते. अब सेम प्रॉब्लम हम कॉम्प्लेक्स में स्टडी करने जा रहे हैं कि शो दैट e पावर z इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 2k
पाई आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, देन हम इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि इस रिजल्ट में और रियल के इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। सो लेट e पावर z इज इक्वल टू 1। तो स्टार्ट के लिए हमने एज्यूम कर लिया e पावर z इक्वल टू 1। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने प्रूव करना है z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा फॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब z फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं कि e पावर z को हम फर्दर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। z को हम एज्यूम कर लेते हैं x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करें, दिस इज e पावर x इंटू e पावर आयोटा y इज इक्वल टू 1। अब e पावर आयोटा y पे आयलर आइडेंटिटी यूज करें, दिस इज cos y प्लस आयोटा साइन y is equal to 1. This implies e power x cos y plus iota e power x sin y is equal to 1 plus 0 iota. रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगी हमें e पावर x cos y is equal to 1. e power x cos y is equal to 1. This is our first equation. and second imaginary part को imaginary part के equal करें तो e power x sin y की वैल्यू 0 है। e power x sin y is equal to 0. This is our equation number 2. okay, अब next in fact हम z फाइंड करना चाह रहे थे, z को हमने x प्लस आयोटा y लिया है, तो z फाइंड करने के लिए हमें x फाइंड करना पड़ेगा और y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम x और y फाइंड करते हैं इन दोनों इक्वेशन से। अब इसको जस्ट हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिस तरह आप स्टडी करते हैं। तो ये भी 2 इक्वेशन हैं विद 2 अननोन्स x एंड y, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y फाइंड आउट करते हैं। अब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में बेसिकली x और y रियल वेरिएबल्स हैं। सो यहाँ पे हमें कैलकुलस के कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम रिकॉल करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट तो ये है कि e पावर x कैन नेवर बी 0। e पावर x 0 नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इफ साइन ऑफ सम एंगल से थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा की पॉसिबली क्या वैल्यूज होती हैं। अब ऑब्जर्व करें कि थीटा अगर हम 0 ले लें, साइन 0 0 होता है। थीटा को पाई लें, साइन पाई 0 होता है, माइनस पाई 0 होता है। इसी तरह थीटा को 2 पाई लें, माइनस 2 पाई लें एंड सो ऑन। सो इन जनरल इसको हम समराइज करें तो ये वैल्यूज n पाई होती हैं फॉर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और x और y फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन से देखें, e पावर x साइन y इक्वल टू 0, तो e पावर x और साइन y का प्रोडक्ट 0 है। This implies either e power x equal to 0 or sin y equal to 0 since अगर a और b का प्रोडक्ट 0 हो तो a equal to 0 होता है और b equal to 0 होता है। तो यहाँ से either e power x equal to 0 और sin y equal to 0। अब क्योंकि e power x तो 0 नहीं होता, by using this property that e power x can never be 0, so this implies sin y is equal to 0। अब इस सेकंड रिजल्ट को यूज करें
जैसे हमने देखा था कि साइन थीटा जब भी 0 हो तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज n पाई है फॉर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन। सो साइन y 0 है, दिस इम्प्लाइज y की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास n पाई आ जाएंगी फॉर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट। तो यहां से हमने y फाइंड आउट कर लिया। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अभी स्टिल x अननोन है तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और वहां से x फाइंड आउट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू n पाई इन 1 e पावर x cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू 1। अब इनफैक्ट cos n पाई क्या होता है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करें cos n पाई की वैल्यू क्या होगी। अब n की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। सो अगर हम n को 0 पुट करें तो हमारी ऑब्जर्वेशन है cos 0 1 के इक्वल होता है। n को अगर हम 1 पुट करते हैं तो cos पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है। n को अगर माइनस 1 पुट करें तो cos ऑफ माइनस पाई इक्वल टू cos पाई होता है एंड दिस इज माइनस 1। n को अगर हम 2 पुट करें तो cos 2 पाई की वैल्यू अगेन 1 होगी। सिमिलरली cos माइनस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होगी एंड इसी तरह आप बाकी वैल्यूज चेक करते रहें। तो हम ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि 0 पे 2 पाई पे, इसी तरह 4 पाई 6 पाई, तो जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है इन पे वैल्यू 1 आ रही है और जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उन पे वैल्यू माइनस 1 होती है। सो इन जनरल cos n पाई वही वैल्यू देता है जो माइनस 1 की पावर n की होती है। अब n को कोई भी इवन नंबर पुट करें तो इसकी वैल्यू प्लस 1 आएगी और यहाँ n को कोई भी ऑड नंबर दें तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी। सो ये जो टर्म है cos n पाई इसको हम माइनस 1 की पावर n लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1। अब फर्दर एक रिजल्ट नोट करें कि क्या e पावर x नेगेटिव हो सकता है। आंसर इज नो, e पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आइदर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, e पावर x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो e पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव, तो ये इंडिकेट करता है n मस्ट इवन होना चाहिए, तभी ये दोनों साइड्स बैलेंस होंगी, इक्वल होंगी। ये इक्वेशन सजेस्ट करती है दिस इंप्लाइज n इज इवन। सो लेट अस सपोज लेट n is equal to 2k for k is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। इवन नंबर्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन ले ली हमने। अब ये n को 2k आप इक्वेशन 3 में भी पुट करें और ये इक्वेशन जो नई जनरेट हुई है से 4 इसमें भी पुट करें। तो जब हम n की वैल्यू 2k 3 में पुट करेंगे, पुट n is equal to 2k in 3, तो y की वैल्यू हमारे पास मॉडिफाई होगी और y की नई वैल्यू आएगी 2k पाई। सो y is equal to 2k पाई for k is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on, and then put n is equal to 2k in 4। तो जब 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी e पावर x इक्वल टू 1, e पावर x
-1 power 2k is equal to 1 and this implies e power x is equal to 1. अब यहाँ से स्टिल x फाइंड करना है, तो एक तो आइडिया ये है कि आप कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से चलें, इसका नेचुरल लॉग ले लें ताकि x फाइंड हो जाए, बट इसको एक और वे में e पावर 0 लिखें तो वो भी 1 होता है, तो यहाँ से कंपेयर करें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी. सो x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया 2k पाई. तो अब हम इस पोजीशन में है कि हम z फाइंड कर सकें. एज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, सो दिस इज 0 प्लस आयोटा 2k पाई, सो z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा फॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन. तो यहां तक हमने ये देखा कि अगर हम e पावर z को 1 लेते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो z की वैल्यू हमारे पास आती है वो 2k पाई आयोटा फॉर्म में आती है. मींस ये सारे के सारे नंबर 2k पाई आयोटा जो बनते हैं ये प्योर इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं. अब नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट दी थी. अब इसका कन्वर्स देखते हैं. कन्वर्स में हम z को 2k पाई आयोटा एज्यूम करेंगे और प्रूव करेंगे e पावर z इक्वल टू 1 होता है. सो कन्वर्सली let z is equal to 2k pi iota to prove e power z is equal to 1. इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें e पावर z, e की पावर z की वैल्यू पुट करें आयोटा इंटू 2k पाई. आइलर आइडेंटिटी यूज करें, दिस इज cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई. अब इनफैक्ट cos 2k पाई 1 के इक्वल होता है, साइन 2k पाई 0 है, सो आंसर इज 1. दिस इंप्लाइज e पावर z इज इक्वल टू 1. तो ये इसके कन्वर्स पार्ट का सॉल्यूशन था. अब इस रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं विद रियल. रियल में जैसे मैंने कहा था कि e पावर x अगर 1 ले तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 0 मिलती है. सिर्फ a की वैल्यू x इक्वल टू 0 जहाँ पे e पावर x 1 के इक्वल होता है. बट कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि जब हम e पावर z इक्वल टू 1 लेते हैं तो z के लिए हमारे पास इन्फिनिट मैनी चॉइसेस हैं. ऐसे तमाम नंबर जो 2k पाई आयोटा फॉर्म में होंगे फॉर k इक्वल टू 0 प्लस -1 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो एक डिफरेंस तो ये आ गया कि e पावर x इक्वल टू 1 का जस्ट 1 सोल्यूशन है x इक्वल टू 0, जबकि e पावर z इक्वल टू 1 के इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है जो इस फॉर्म में 2k पाई आयोटा फॉर्म में. सेकंड थिंग, अगर z को हम रियल एज्यूम करें, z को हम x ले लें, तो यहाँ पे आप देखें जिसका रियल सोल्यूशन सिर्फ एक मिलेगा. जब हम k को 0 रखेंगे तो z की वैल्यू 0. तो ये रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ एग्री करता है अगर हम z को रियल एज्यूम कर लेते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई शिफ्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे. इस एग्जांपल में हम ये देखते हैं. राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन
एक्सप्रेशन गिवन है ई पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड मॉडुलस, इसको x प्लस वाई फॉर्म में शिफ्ट करना है। z को x प्लस आयोटा वाई एज्यूम करें, होल स्क्वायर माइनस z इज x प्लस आयोटा वाई। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy माइनस x माइनस आयोटा y। This is equal to e to the power x square minus y square, and this minus x plus iota इसमें से कॉमन लें, this is 2xy minus y। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, this is e power x square minus y square minus x into modulus of e power iota 2xy minus y। Since e power iota theta modulus always 1 होता है, तो ये सेकेंड टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये इस एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन थी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड, हम एक और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन एक्स एंड वाई। सेकंड पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ ई पावर आयोटा जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दिस इंप्लाइज z कॉन्जुगेट इज x माइनस आयोटा वाई। अब रिक्वायर्ड रिजल्ट में z प्लस जेड कॉन्जुगेट चाहिए, इनको ऐड करें तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर e पावर आयोटा z plus z conjugate, this is equal to e power iota into 2x। either identity यूज करें, cos 2x plus iota sin 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। सो आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर cos 2x plus iota sin 2x। अब आर्गुमेंट की डेफिनेशन रिकॉल करें कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर एक्स प्लस 2n पाई। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन 2x ओवर कॉस 2x प्लस 2n पाई। This is equal to tangent inverse tangent 2x plus 2n pi। अब tangent and tangent inverse बैलेंस होंगे, so this is 2x plus 2n pi। नोट दैट कि जब ये फार्मूला यूज किया है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट था और ऑल आर्गुमेंट्स फाइंड करने के लिए हमने 2n pi ऐड किया है। So argument of this expression e power iota z plus z conjugate is equal to 2x plus 2n pi। Okay, next example में हम फिर all possible values of z find करेंगे जो इस exponential equation को satisfy करें। e power z is equal to 1 plus iota। So consider e power z is equal to 1 plus iota। Note that जब हमने पहले equations consider की थी e power z equal to 1 means right hand side एक real number consider की थी। अब इस example में
हम राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर रहे हैं जिसका रियल पार्ट भी नॉन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो है। सो इसके लिए हम सबसे पहले 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। तो रिकॉल दैट 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म कैसे फाइंड होती है। इसको अगर हम एज्यूम करें ये Z1 है तो इसका मॉड्यूलस फाइंड कीजिए, ये √2 आएगा और इसका आर्गुमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो आर्गुमेंट के लिए आपको फार्मूला यूज करना है। पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लेते हैं विच इज टेंजेंट इनवर्स y/x। पॉइंट प्लॉट करें, ये पॉइंट 1 1 ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका आर्गुमेंट ये थीटा नॉट आ जाएगा विच इज π/4। अब ऑल आर्गुमेंट्स फाइंड करने के लिए इसमें 2n पाई ऐड कर लेंगे। सो इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन ये इसका आर्गुमेंट है। इनफैक्ट अब हम इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन z इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा होती है। r इज √2 विच इज मॉड्यूलस ऑफ z1 और थीटा की पॉसिबल वैल्यूज जो आई है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, ये थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज थी तो विच इज π/4 और सेकंड टर्म जो है ये e पावर आयोटा 2n पाई हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ये e पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फार्मूला यूज करें ये 1 हो जाएगी। सो √2 e पावर आयोटा π/4 आ जाएगी। तो इसकी पोलर फॉर्म √2 e पावर आयोटा π/4 आती है। e पावर z इज इक्वल टू √2 e पावर आयोटा π/4। अब इनफैक्ट यहां से हम कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड को e पावर x प्लस आयोटा y लिखें विच इज √2 e पावर आयोटा π/4 and this is equal to e power x e power iota y is equal to √2 e power iota π/4। कंपेयर करें e पावर x is equal to √2 और y की वैल्यू π/4। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया अगर ऑल पॉसिबल आर्गुमेंट देखना चाहते हैं तो इसमें 2n पाई ऐड करना पड़ेगा आपको। ये मैं इसके ऑल पॉसिबल आर्गुमेंट लिख रहा हूँ फॉर n इक्वल टू 0 प्लस -1 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ से अब ये एक रियल वेरिएबल x में इक्वेशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसका अगर लॉगरिथम ले लें तो x log e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ √2। यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो x की वैल्यू 1/2 log 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1/2 log 2 और y की पॉसिबल वैल्यूज हैं π/4 प्लस 2n पाई फॉर n इक्वल टू 0 प्लस -1 एंड सो ऑन। x और y फाइंड हो गए तो इट मीन z फाइंड हो गया एज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा π/4 प्लस 2n पाई। सिंप्लीफाई कर लें 1/2 log 2 प्लस आयोटा एंड पाई इज टेकन एज कॉमन। 1/4 प्लस 2n तो 1 प्लस 8n डिवाइडेड बाय 4 फॉर n इक्वल टू 0 प्लस -1 एंड सो ऑन। तो ये वो ऑल पॉसिबल नंबर z थे जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं e पावर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को। तो यहाँ तक हमने जस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन किया। इसके बाद हमने
इसकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करना शुरू की। तो जस्ट देखते जाएं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हमने इन्वेस्टिगेट की हैं वो सबसे पहले इसके डेरिवेटिव्स फाइंड किए, देन हमने e पावर z इक्वल टू 1 लेकर z की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड की और इसका कन्वर्स स्टडी किया। उसके बाद हमने डिफरेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लेकर उनकी वैल्यूज फाइंड की इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x एंड y, और फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कंसीडर की e पावर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और यहां से इसके सॉल्यूशंस फाइंड किए, z की वैल्यूज फाइंड की। अब फर्दर जैसे रियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि e पावर 0 1 के इक्वल होती है, e पावर x1 इंटू e पावर x2 हो तो ये e पावर x1 प्लस x2 के इक्वल होती है। सिमिलरली e पावर x1 और e पावर x2 ये e पावर x1 माइनस x2 के इक्वल होती है, एंड सेम केस e x की पावर n इज e n x के इक्वल होती है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट हम जब करते हैं e पावर x होल पावर n, तो n पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि वो इंटीजर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल e x पावर 1/3, हम जानते हैं कि अगर x रियल वेरिएबल है तो जस्ट ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बट आप ऑब्जर्व करें कि लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म की गई है, यहाँ n पे हमने रिस्ट्रिक्शन रखी है कि n शुड बी इंटीजर्स। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं सिमिलर है। कॉम्प्लेक्स में भी अगर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो e पावर 0 1 के इक्वल होता है। सेम केस में टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है e पावर z1 प्लस z2, e पावर z1 और e पावर z2 इक्वल होता है e पावर z1 माइनस z2, और e z1 पावर n इक्वल टू e n z1, जो लास्ट प्रॉपर्टी से हमने कंपेयर की। अब इन प्रॉपर्टीज के जो प्रूफ्स हैं क्वाइट इजी, जस्ट हम कोई एक प्रूफ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूँ e पावर z1 इंटू e पावर z2 इक्वल टू e पावर z1 प्लस z2। तो ये टारगेट है e पावर z1 e पावर z2 इक्वल टू e पावर z1 प्लस z2। तो इसके लिए एज्यूम करते हैं कि z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 लेट कर लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। लेफ्ट हैंड साइड लें रिक्वायर्ड रिजल्ट की e पावर z1 इंटू e पावर z2, वैल्यूज पुट करें, दिस इज e पावर x1, और एक स्टेप हम शॉर्ट कर लेते हैं e पावर आयोटा y1। सिमिलरली आप e पावर z2 की वैल्यू लिखें तो e पावर x2 इंटू e पावर आयोटा y2, दिस इज इक्वल टू e पावर x1 e पावर x2 और e पावर आयोटा y1 इंटू e पावर आयोटा y2, दिस इज इक्वल टू e पावर x1 प्लस x2 and second term is e power iota y1 plus y2. So this is equal to e power x1 plus x2 plus iota y1 plus y2. राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है इसको आपने वेरीफाई करना है कि ये वाली टर्म जो आती है e पावर आयोटा y1 इंटू e पावर आयोटा y2 ये इक्वल होता है e पावर आयोटा y1 प्लस y2 के। इनफैक्ट इसको आप आयलर आइडेंटिटी यूज करें cos y1 प्लस आयोटा sin y1, और इसी तरह इस पे आयलर आइडेंटिटी यूज करें cos y2 प्लस आयोटा sin y2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे ये e पावर आयोटा y1 प्लस y2 के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर ली है तो ये e पावर इनफैक्ट ये नंबर z1 प्लस z2 के इक्वल है। तो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ था। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज
रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी इन्हीं लाइंस पे प्रूफ की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हम e पावर z को देखें कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो कुछ लेक्चर्स पहले हमने देखा था कि e पावर z पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 पाई के इक्वल है, 2 पाई आयोटा के इक्वल है। अब इनफैक्ट क्या ये फंक्शन 1 है? जिस तरह रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x तो 1 होता है, तो क्या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी 1 है या नहीं है? तो f ऑफ z अगर हम e पावर z के इक्वल लें तो आप नोट करें कि अगर मैं f ऑफ z1 f ऑफ z2 के इक्वल लूंगा तो यहां से ये इंप्लाइज नहीं होता कि z1 ऑलवेज z2 के इक्वल। रीजन ये है कि आप z1 को अगर 0 ले लेते हैं, z2 को आप 2 पाई आयोटा ले लेते हैं, तो e पावर 0 भी 1 के इक्वल होगी, e पावर 2 पाई आयोटा भी 1 के इक्वल होगी। तो इमेजेस इक्वल है बट z1 z2 इक्वल नहीं है। सो इन जनरल e पावर z इज नॉट 1 फंक्शन। अब ये 1 नहीं है तो क्या कोई डोमेन ऐसी है जिसमें ये 1 है? तो इनफैक्ट अगर हम इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिवाइड करें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में, फॉर एग्जांपल ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस पाई, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू प्लस पाई है, तो माइनस पाई टू प्लस पाई 2 पाई पीरियड कंप्लीट। तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अंदर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 1 हो जाता है। सिमिलरली आप पाई टू 3 पाई मूव करेंगे, अगेन ये स्ट्रिप के अंदर 1 है। इसी तरह माइनस पाई टू माइनस 3 पाई मूव करें, इस स्ट्रिप में भी ये 1 होगा। तो इनफैक्ट ये सारे अगर हम रीजन्स कंसीडर करें इंडिपेंडेंटली तो इनके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 1 to 1 हो जाता है। सो इसमें से ये वाला जो रीजन है माइनस पाई टू पाई, सो इसमें नोट करें कि x वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड y वेरीज फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इस फंक्शन के लिए e पावर z, क्योंकि इसमें ये 1 to 1 फंक्शन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि रियल में अगर हम एक फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x लेते हैं तो इसका इनवर्स जो है इनवर्स फंक्शन वो e पावर x बनता है, यानी नेचुरल लॉग का एंटी जो है वो e है, एक्सपोनेंशियल है। सेम केस में अब जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टडी किए तो इसके पैरेलल हम लॉगरिथमिक फंक्शंस भी स्टडी करेंगे। तो इनफैक्ट अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉग कैसे डिफाइंड होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लॉग डिफाइन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड देन उसका एक्सपोनेंशियल से रिलेशंस क्या बनेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को हम ऑब्जर्व करें तो कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ ए नॉन जीरो नंबर z, इसकी डेफिनेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। अब मॉडुलस ऑफ z को हम r से डिनोट करते हैं और आर्गुमेंट ऑफ z थीटा नॉट प्लस 2n पाई, वेयर थीटा नेट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। लिहाजा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब आपने लॉग फाइंड करना होगा तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इनफैक्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पहले आपने r यानी उसका मॉडुलस फाइंड करना होगा और उसके बाद थीटा यानी इसका आर्गुमेंट फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल
जैसे अगर मैं z इक्वल टू आयोटा लूं तो इसका लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय दिस फार्मूला। आपने पहले नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ आयोटा फाइंड करना है प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ आयोटा फाइंड करना है। तो नेचुरल लॉग आयोटा का मॉडुलस 1 होता है और आर्गुमेंट ऑफ आयोटा π/2 और इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज दें तो 2n पाई आ जाएगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0, सो दिस इज आयोटा π/2 प्लस 2n पाई। तो यहां से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करें कि कैलकुलस में हम जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स के लॉग डिफाइन करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स लॉग जो है ये ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफाइंड है। जिस तरह हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम z को रियल एज्यूम करें। सेम केस में हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स लॉग रियल लॉग की जनरलाइजेशन है या नहीं। नोट करें कि अगर z को हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x एज्यूम करें तो पॉजिटिव रियल है तो मींस अब z पॉजिटिव साइड ऑफ द रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक, तो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे जितने भी रियल नंबर लाई करते हैं उन सब का आर्गुमेंट 0 होता है, लिहाजा इसका आर्गुमेंट 0 होगा और इसका मॉडुलस इनफैक्ट x के इक्वल होगा। सो अगर हम फार्मूले में पुट करें तो log ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z विच इज x प्लस आयोटा आर्गुमेंट, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 बनेगा, सो log e ऑफ x। तो कॉम्प्लेक्स लॉग नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल हो जाता है। इट मींस कॉम्प्लेक्स लॉग इज द जनरलाइजेशन ऑफ नेचुरल लॉग। नेक्स्ट हम अगर ये ऑब्जर्व करें कि हमारे पास e पावर x इक्वल टू y टाइप की इक्वेशंस हो रियल वेरिएबल x में, तो हम इसको सॉल्व करें इफ फॉर x, तो हम इसका लॉग लेते हैं तो x log e इक्वल टू log ऑफ y log e 1, तो यहाँ से x फाइंड हो गया। मींस x नंबर जो है ये इनफैक्ट log ऑफ y के इक्वल है। सेम केस में अगर e पावर w इक्वल टू z कॉम्प्लेक्स में गिवन हो और यहाँ से आपने w की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये w कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z के इक्वल है। और कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z जो है ये बाय डेफिनेशन नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे और उनके कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो z गिवन है -1 -√3 आयोटा और प्रॉब्लम यह है कि इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो लॉग के लिए जैसे पहले मैंने बताया था कि इसका मॉडुलस फाइंड आउट करें, तो मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 + 3 2। सो मॉडुलस ऑफ z मींस r इज इक्वल टू 2। अब आर्गुमेंट फाइंड करते हैं थीटा इसका। तो आर्गुमेंट के लिए पहले हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर लेते हैं, देन उसमें 2n पाई ऐड कर लेंगे तो ऑल पॉसिबल आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। अब नंबर प्लॉट करें तो इस नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में वो ये वाली है, x -1 एंड y इज -√3। ये ऑलमोस्ट पोजीशन इसकी यहाँ बनेगी। सो इसका आर्गुमेंट हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि आर्गुमेंट बिटवीन -π एंड +π होना चाहिए। सो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर सकते, अब हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये आर्गुमेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेटर से, एंड देन
ये वाला आर्गुमेंट इसका फाइंड करेंगे, थीटा नॉट जो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। सो थीटा नॉट इस केस में बाय डेफिनेशन टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के इक्वल है। इनफैक्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज देखें तो ये π/3 बनती है, लिहाजा टोटल इसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेजर करें तो ये पाई माइनस π/3 बनेगी, पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। और क्योंकि मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं सो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। अब ऑल पॉसिबल आर्गुमेंट फाइंड करें तो थीटा नॉट प्लस 2n पाई के फार्मूले से दिस इज माइनस 2π/3 प्लस 2n पाई। आर भी फाइंड हो गया, थीटा भी फाइंड हो गया। अब फार्मूला यूज करें, कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z इज log e मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज log e2 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z है 2n पाई माइनस 2π/3। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आप फर्दर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो प्रोसीजर था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग फाइंड करने का। अब इनफैक्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अगर इक्वेशन आ जाए e⁻w इज इक्वल टू आयोटा तो लॉग के आइडिया से इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस देखी थी उसको हमने सॉल्व किया था यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ लॉग। e⁻w इज इक्वल टू आयोटा गिवन है, आपने w की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले रिकॉल करें कि e⁻w अगर z के इक्वल था तो यहां से w हमारे पास कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z के इक्वल है, तो e⁻w इक्वल टू आयोटा है तो w की पॉसिबल वैल्यू होंगी कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा फाइंड करना है तो लेट अस सपोज z इज इक्वल टू आयोटा। इसका कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम फाइंड करना है, पहले इसका मॉडुलस फाइंड करें। मॉडुलस ऑफ z मींस मॉडुलस ऑफ आयोटा। अब आर्गुमेंट के लिए पहले हम इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट 0 1 है। इस पॉइंट को प्लॉट करें 0 1। सो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा नॉट बाय डेफिनेशन फाइंड करें तो टेंजेंट इनवर्स y upon x और ये टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी विच इज π/2। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया और ऑल पॉसिबल आर्गुमेंट फाइंड करें तो वो π/2 प्लस 2n पाई के इक्वल आ जाएंगे। ओके, थीटा फाइंड हो गया, आर फाइंड हो गया, तो अब हम इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z बाय डेफिनेशन log e ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होता है। सो कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉडुलस इज 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट इज π/2 प्लस 2n पाई। नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल, सो log ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स π/2 प्लस 2n पाई, इस टर्म के इक्वल आ गया। तो यहां से log आयोटा फाइंड हो गया। log आयोटा की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करें तो आपके पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ w आ गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो नोट करें कि ये प्रोसीजर ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्रीवियस, कि प्रीवियस में पहले आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन आयोटा की फाइंड करनी, देन कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि इसमें डायरेक्ट आपको w की वैल्यू मिल रही है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम। ओके, नेक्स्ट
हम कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम की फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिस तरह रियल लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि log of x1 x2 is equal to log of x1 plus log of x2 मीन्स प्रोडक्ट नंबर का log के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेम केस में x1 over x2 log इक्वल टू log of x1 माइनस log of x2 और पावर रिप्रेजेंटेशन इसकी log of x पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log of x। अब सेम टाइप की प्रॉपर्टीज क्या ट्रू है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी या नहीं है, इसको देखते हैं। इफ z1 and z2 are non-zero complex numbers and n is an integers, then these properties hold. Log of z1 z2 equal to log of z1 plus log of z2, log of z1 over z2 equal to log of z1 minus log of z2 and log of z1 power n is equal to n times log of z1। और नोट करें यहाँ पे फिर n पे रिस्ट्रिक्शन है कि n must be integer। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्वाइट सिंपल, जस्ट हम इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगी। इनफैक्ट log of z1 z2 को हमने इक्वल शो करना है log of z1 प्लस log of z2 के, तो इसके लिए हमें नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए z1 और z2। तो लेट अस सपोज z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x2 plus iota y2। अब अगर आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो प्रोडक्ट टर्म z1 z2 आप फाइंड कर लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। इनफैक्ट हम ये पहले प्रूफ कर चुके हैं स्टार्ट के लेक्चर्स में कि इस z1 z2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ये इक्वल होता है z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस के। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के। नो आप कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z1 z2 की डेफिनेशन लिखें। बाय डेफिनेशन अगर इसको आप z ट्रीट करते हैं तो ये log e ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 z2 प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 के इक्वल होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस फॉर्म में नंबर लें तो प्रोडक्ट का मॉडुलस मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल और प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट के सम के इक्वल होता है। सो इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास ये टर्म जनरेट हो जाएगी log e ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 प्लस आयोटा टाइम्स ये सेकंड टर्म है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब z1 मॉडुलस एक रियल नंबर है, z2 मॉडुलस भी एक रियल नंबर है, तो रियल लॉग की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी वेरीफाइड है तो उनको यूज करें। तो log e ऑफ x1 x2 वाला फार्मूला यूज करें। सो दिस इज log e ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस log e ऑफ मॉडुलस ऑफ z2 और सिमिलरली ये आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z2। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कंबाइन करें तो हमारे पास
अब फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को कंबाइन करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z1 की डेफिनेशन कंप्लीट है। इसी तरह सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को कंबाइन करें तो ये कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z2 की डेफिनेशन कंप्लीट है। तो कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z1 z2 ये इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z1 प्लस कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z2। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट ये स्टार्ट में देखें कि हमने रिकॉल किया है कि अगर z1 z2 कार्टेशियन फॉर्म में आप लेते हैं तो प्रोडक्ट का मॉडुलस के प्रोडक्ट और आर्गुमेंट के सम के इक्वल होता है। ये रिजल्ट ऑलरेडी वेरीफाइड है। सो इनको डायरेक्ट हमने यूज किया और कॉम्प्लेक्स लॉग के लिए ये फार्मूला प्रूफ कर लिया। इसी तरह आप इस फार्मूले को ट्राई कीजिएगा, सेकंड को एंड देन थर्ड वन को। तो यहां तक हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स लॉग ना सिर्फ रियल लॉग की जनरलाइजेशन है बल्कि जो प्रॉपर्टीज रियल लॉग में होल्ड करती हैं सेम टाइप्स की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम भी सेटिस्फाई करता है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल लॉगरिथमिक फंक्शन। इनफैक्ट जैसे हमने देखा कि लॉग फंक्शन जो है ये मल्टी वैल्यूड है। इसका आइडिया आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनफैक्ट अगर ऑब्जर्व करें कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z को तो दिस इज लॉग e ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। अब आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। सो अगर ये मल्टी वैल्यूड है तो इट मींस कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अब इनफैक्ट मल्टी वैल्यूड फंक्शंस की अब जब हम कोई एक ब्रांच कंसीडर करें जो कंटीन्यूअस हो तो उस ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। सेम केस में अगर हम जर्नल आर्गुमेंट की जगह यहां प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज कर लें तो ये जो लॉग z की डेफिनेशन है इसको हम प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ z कहेंगे। सो प्रिंसिपल लॉग ऑफ z की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ e मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल, विद रिस्ट्रिक्शन दैट कि जो z का आर्गुमेंट है थीटा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, मींस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड प्लस पाई। सो कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z और प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z में डिफरेंस नोट करें कि प्रिंसिपल लॉग जो है ये वन वैल्यूड फंक्शन है जबकि कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z जो है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। सो इस बात को हम रिमार्क में लिख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स लॉग इज वन वैल्यूड, लॉग z इज द इनवर्स ऑफ e पावर z, क्योंकि ये 1 1 है सो इस वजह से इसका इनवर्स डिफाइंड होगा। तो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इनवर्स है वो प्रिंसिपल लॉग ऑफ z है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे e पावर x का इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, सिमिलरली e पावर z का जो इनवर्स है वो प्रिंसिपल लॉग ऑफ z होगा। और ये प्रिंसिपल लॉग ऑफ z डिफाइंड होना चाहिए फंडामेंटल रीजन में। थर्ड पॉइंट इसमें, सिंस f ऑफ z, अब नोट करें ये कॉम्प्लेक्स लॉग है, इज ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन जैसे हमने पहले डिस्कस किया। द ब्रांच ऑफ लॉग ऑफ z गिवन बाय f1 ऑफ z जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉग ऑफ z। तो प्रिंसिपल ब्रांच ऐसी ब्रांच होगी जो कंटीन्यूअस हो और जो इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो कि आर्गुमेंट ऑफ z लाई करे बिटवीन माइनस पाई एंड प्लस पाई। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम
प्रिंसिपल ब्रांच से जो लॉग फंक्शन जनरेट हुआ है उसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। सो f1 अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉग ऑफ z को कंसीडर करें तो हम क्लेम कर रहे हैं कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक एंड फर्दर इसका जो डेरिवेटिव होगा ये 1/z के इक्वल होगा। अब प्रूफ का जस्ट हम स्केच देखते हैं। f1 डिफाइंड है log ऑफ z के, और log ऑफ z की डेफिनेशन लगाएं तो नेचुरल log ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। से आर्गुमेंट ऑफ z को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है कि थीटा लाई करना चाहिए बिटवीन -π एंड +π। फर्दर हम मॉडुलस ऑफ z को r से डिनोट करते हैं प्लस आयोटा थीटा। तो ये f1 की वैल्यू आ गई। नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। अब यहां से आपने ये करना है कि f1 को चाहे तो आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करें, आपने चेक करना है कि f1 CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। जब ये f1 CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो जस्ट इसमें हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज f1 को अगर हम u प्लस आयोटा भी लें तो ये log e ऑफ r प्लस आयोटा थीटा के इक्वल आ गया। यहां से कंपेयर करें तो u की वैल्यू log e ऑफ r आ गई और v की वैल्यू थीटा आ गई। CR इक्वेशन चेक करनी है, सो u r फाइंड करें। बिकॉज u इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ r, तो u r की वैल्यू आ जाएगी 1/r, u थीटा की वैल्यू 0। सिमिलरली v इक्वल टू थीटा है तो v r की वैल्यू 0 और v थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप r u r फाइंड करें विच इज 1, और सिमिलरली यहां से r v r फाइंड करें, दिस इज इक्वल टू 0। सो हम देख रहे हैं कि r u r इक्वल टू v थीटा के है। दिस इंप्लाइज r u r इज इक्वल टू v थीटा। फर्स्ट CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में सेटिस्फाइड है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखें तो r v r माइनस ऑफ u थीटा के इक्वल है। सो r v r इज इक्वल टू माइनस ऑफ u थीटा। दोनों CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है। Z पे पहली रिस्ट्रिक्शन है कि इसका मॉडुलस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओरिजिन एक्सक्लूडेड है। तो u और इसके पार्शियल डेरिवेटिव, सिमिलरली v और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस हैं। तो बाय सफिशिएंट कंडीशन ये जो फंक्शन f1 हमने लिया था ये एनालिटिक हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का तो प्रूफ कंप्लीट इन्हीं लाइंस पे आपने देखना है। और अगर हम सेकंड पार्ट का प्रूफ देखें तो f डैश z दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस आयोटा थीटा पार्शियल u और पार्शियल r प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल r के इक्वल होता है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, e पावर माइनस आयोटा थीटा पार्शियल u और पार्शियल r मीन्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ये 1/r के इक्वल है, एंड पार्शियल v और पार्शियल r की वैल्यू 0 है। सो f1 डैश इज इक्वल टू 1/r e आयोटा थीटा। आप रिकॉल करें कि z इक्वल होता है r e आयोटा थीटा के, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1/z के इक्वल है। तो ये कंप्लीट स्केच था इस थ्योरम के प्रूफ का, कि जिसमें हमने देखा कि इन जनरल कॉम्प्लेक्स लॉग जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो उसको पहले हमने ब्रांचेस में कंसीडर किया,
और उसकी वो ब्रांच कंसीडर की जो कॉन्टिन्यूस है और फंडामेंटल रीजन के कोरस्पॉन्डिंग है। उस ब्रांच की प्रॉपर्टी ये है कि वो 1 to 1 होती है। इस वजह से हमने उसकी एनालिटिसिटी देखी फंक्शंस की f1 की, और एनालिटिसिटी प्रूव करने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जो 1/z के इक्वल है। सो आज के लेक्चर को जस्ट वाइंड अप करें तो आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज स्टडी की। एलिमेंट्री फंक्शन में फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शन जो हमने स्टडी की वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिस्टमैटिकली हमने उसकी एनालिटिसिटी चेक की, देन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कन्वर्स में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इनवर्स में हमने डिफाइन किए लॉगरिथमिक फंक्शन। इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था ये पीरियोडिक है, इस वजह से इसका इनवर्स डिफाइन नहीं हो सकता था। तो हमने इसके लिए फंडामेंटल रीजन डिफाइन किया। फंडामेंटल रीजन के अगेंस्ट हमने जो लॉग देखा वो कॉन्टिन्यूस होता है, उस ब्रांच को लेकर हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, और उसका डेरिवेटिव हमने देखा कि अगर log of z एज ए फंक्शन ले तो उसका डेरिवेटिव 1/z के इक्वल है। थैंक यू।